आज हम लोग वर्णमाला और उच्चारण और व्याकरण की कड़ी में अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन को जानेंगे। यह व्यंजन के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका अल्प प्राण महाप्राण व्यंजन कहा गया। हम लोग जान लें। आइए देखते हैं कि अल्प प्राण सबसे पहले और महाप्राण को कैसे हम लोग क्या कहते हैं। उच्चारण वायु छेप रुकावट, जो उच्चारण में जो हवा निश्रित होता है निकलता है तो उसी में जो वायु की रुकावट होती है उसी के आधार पर यहाँ पर बांटा गया है। उच्चारण वायु छेप की दृष्टि से व्यंजनों के दो भेद हैं। तो हमने यहाँ पहले ही लिख दिया है अल्प प्राण और महाप्राण। इस बात को जान लेना जरूरी है। यह परीक्षा में भी पूछा जाता है। किसी वर्ण को दे दिया और पूछ लेगा कि यह अल्प प्राण है अथवा महाप्राण, या अल्प प्राण के कोई उदाहरण दें, तो आप एकदम यहाँ समझ लें इस बात को, ताकि कहीं परेशानी और दिक्कत ना हो। अल्प प्राण जिस वर्ण के उच्चारण में अल्प मात्रा में, जैसे वायु या प्राण, जो उच्चारण में जो वायु खर्च होता है, वायु छेप होता है, अल्प मात्रा में निकले, वह अल्प प्राण है। अब हम इसके उदाहरण यहाँ पर रखे हैं। हर वह व्यंजन वर्ण जो पहला, तीसरा और पांचवा है। स्पर्श व्यंजन, मैंने जो वर्णमाला में बताया था कि स्पर्श व्यंजन 25 हैं, उसमें से क, ग, अंग अर्थात पहला, तीसरा और पांचवा, उसी तरह च, ज और य अर्थात पहला, तीसरा और पांचवा, उसी तरह ट, ढ और न। तो उसी तरह आप देखेंगे कि यहाँ पे अल्प प्राण हम लोग इसमें और जोड़े हैं, जैसे अंतस्थ व्यंजन भी हैं, जिसको कि अल्प प्राण के अंतर्गत रखा गया है। य, र, ल, व, ये सारा जो है वो आपका अल्प प्राण हो गया। अर्थात स्पर्श व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होगा और य, र, ल, व भी अल्प प्राण होगा। आगे बढ़ते हैं महाप्राण समझने के लिए। अल्प प्राण के बाद दूसरा है महाप्राण। यह व्यंजन वर्ण के उच्चारण के आधार पर हम इसको जानते हैं कि वायु छेप की दृष्टि से। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि महाप्राण जिस व्यंजन के उच्चारण में, मैंने बार बार वायु, जिसको हवा या प्राण भी कहते हैं, मैंने यहाँ लिखा है। इसको आसानी से समझने के लिए हम उच्चारण करते हैं कंठों के द्वारा, और हवा जब निश्रित होती है, निकलती है, तब कितनी घर्षण और कितनी मात्रा में निकलती है उसके आधार पर जिस व्यंजनों के उच्चारण में वायु या प्राण, हवा अधिक मात्रा में निकले, वह महाप्राण है। अधिक मात्रा में निकले, तो अधिक मात्रा में निकले, जैसे हम लोग ख लिख दिए हैं यहाँ और घ, तो ख और घ, इसमें अर्थात हर वो स्पर्श व्यंजन जिसके, जैसे ख और घ स्पर्श व्यंजन के दूसरा और चौथा। अब जैसे हम लोग च में जाएंगे तो उसमें छ और झ हो जाएगा। तो उसी प्रकार हम लोग कह दें कि स्पर्श व्यंजन का हर दूसरा और चौथा महाप्राण व्यंजन कहलाएगा। साथ ही संयुक्त व्यंजन जितने भी हैं, और वो हम लोग तालब सो, मूर्धन्त सो, हम लोग और तालब सो ऊष्म व्यंजन को भी ले लें और संयुक्त व्यंजन को भी ले लें, तो ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन भी महाप्राण के अंतर्गत ही आता है। ये एकदम स्पष्ट हो जाए। ये आपका यहाँ अल्प प्राण और महाप्राण स्पष्ट हुआ। अल्प प्राण और महाप्राण, इसको अगर कहीं कन्फ्यूजन हो तो पॉज कर देखें और आप समझने का प्रयास करेंगे। और कहीं दिक्कत नहीं, अगर दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। हम उसी प्रकार व्यंजन वर्ण में ही एक और आता है अघोष और घोष। ये भी प्रश्न बार बार पूछता है। कोई वर्ण दे दिया और पूछेगा कि ये घोष है या अघोष है। ये आपको स्पष्ट करना, या कौन सा वर्ण घोष है और कौन सा अघोष है व्यंजन वर्ण में। तो ये इसमें हम आते हैं सबसे पहले अघोष।
नाद स्वर बोलते हैं। नाद की दृष्टि से जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां जो है कंठ, तालु, मूर्धा जो है में झंकृत नहीं हो, वहां पर कहीं छूता ना हो, अघोष व्यंजन कहलाते हैं। अब अघोष व्यंजन कौन कौन से हैं तो आप यहाँ देखेंगे। उसी प्रकार स्पर्श व्यंजन जो हम लोग देखे थे उच्चारण स्थान में, उसी प्रकार यहाँ भी हम इसको समझेंगे। जैसे उदाहरण के लिए क ख समान जो है, जितना भी क पहला और दूसरा स्पर्श व्यंजन का जितना भी पहला और दूसरा होगा वह हर हाल में अघोष कहलाएगा। पहला और दूसरा अघोष कहलाएगा। साथ ही तालव सो, मूर्धन सो, दंत सो भी अघोष कहलाएगा। साथ ही हम अब चलें घोष की तरफ। अघोष को हम समझ गए। अब इसके विपरीत घोष है। अब उसी तरह आवाज की दृष्टि से, नाद की दृष्टि से जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत हो जाती हैं, वहाँ आवाज में घर्षण हो जाता है, घोष व्यंजन कहलाता है। अब जैसे अब यहाँ उदाहरण दे दिए हैं, यहाँ उदाहरण से स्पष्ट हो रहे हैं। बार बार मैं उदाहरण की तरफ निर्दिष्ट कर रहा हूँ कि जैसे वहाँ था अघोष में पहला और दूसरा क ख, उसी प्रकार हर स्पर्श व्यंजन का घोष में ग घ अंग अर्थात तीसरा चौथा पांचवा वो घोष कहलाएगा। साथ ही य, र, ल, व और ह ये भी घोष कहलाएंगे। और जितने भी स्वर वर्ण हैं, स्वर वर्ण भी कभी कभी आपको दिया जा सकता है, वो सारे घोष के अंतर्गत आ जाएंगे। यहाँ पर मैंने अल्प प्राण, महाप्राण, घोष और अघोष को स्पष्ट कर दिया। और कहीं भी दिक्कत हो तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि वीडियो को पॉज करें और उसे गौर से देखें, समझें। और ज़्यादा से ज़्यादा, जहाँ पर कम समय है हमारे पास और ज़्यादा चीज़ बताना है, इसलिए मैंने कुछ उदाहरण एक स्पर्श व्यंजन का एक ही रखा है और मैंने बता दिया है। तो आप 3, 4, 5 जैसे हैं वह स्पर्श व्यंजन का वह घोष है, उसी तरह मैंने यहाँ पहला दूसरा वह घोष है उसको भी स्पष्ट बताया है। समझेंगे, देखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो व्याकरण में और हिंदी में बोलने में और लिखने में बहुत बारीकी से उसको देखा जाता है, समझा जाता है, और वह है विराम चिन्ह। कहाँ रुकना चाहिए, कहाँ नहीं रुकना चाहिए, कहाँ कितना कौन से शब्द पर रुकना चाहिए, ये सारी बातों को हम इस विराम चिन्हों के माध्यम से समझेंगे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं विराम का अर्थ होता है ठहराव, रुकना। अर्थात हम लिखते समय या बोलते समय हम परिभाषा दें या इसको हम उत्तर बताते चलें कि विराम चिन्ह क्या है। लिखते समय या बोलते समय यदि विराम ना हो तो पाठक पढ़ने वाले का, श्रोता सुनने वाले को समझने में कठिनाई होती है। अगर कहीं पर चिन्ह ही नहीं है तो अब कहाँ रुकना है या नहीं रुकना है, तो उसके आधार पर परेशानी होती है। और क्या होता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है, दूसरा समझ दूसरा हो जाता है। तो यहाँ पर हम उदाहरण के द्वारा समझाएंगे। एक ही वाक्य के कई अर्थ निकलते हैं, वो चिन्ह नहीं रहना या रहने के आधार पर। हम देखते हैं इसी भ्रम को दूर करने के लिए, उसी अर्थ और भ्रम को दूर करने के लिए हम विराम चिन्ह का उपयोग करते हैं और यह स्पष्ट करता है। हम उदाहरण दे रहे हैं। एक व्यक्ति कह रहा है किसी से, कह के उसे रोको, और वहाँ कोमा चिन्ह, मत जाने दो, उसे रोको मत जाने दो। तो यहाँ पर क्या उद्धृत हो रहा है, क्या समझ रहे हैं कि रोकने की बात हो रही है। स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ रोकने की बात हो रही है। उसी प्रकार दूसरे वाक्य, उसी वाक्य को कहना है, उसे रोको मत जाने दो। तो यहाँ क्या हो रहा है, वाक्य क्या समझ में आ रहा है, तो कह रहा है कि जाने
दो की बात हो रहा है, जाने की बात हो रही है। तो यही हमें विराम चिन्ह समझाएगा। और यह विराम चिन्ह कोई दे देगा और आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि ये किस चीज़ का विराम चिन्ह है, तो आपको बताना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो इससे आइए हम बारीकी से समझें और आराम से इसे मन मस्तिष्क में बिठा लें। और बार बार अगर आपको वीडियो देखने की आवश्यकता हो तो 1-2 बार इसे रिपीट करें, या डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप इसे 1-2 बार देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हम समझते हैं, सबसे पहले अल्प विराम की ओर चलते हैं समझने के लिए। अल्प विराम का चिन्ह आप देख रहे हैं कि आप जिस तरह आप अंग्रेजी में कोमा बोलते हैं, तो ज़्यादातर लोग कोमा का इस्तेमाल ज़्यादा कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर अल्प विराम हिंदी में उसे बोला जाता है और कोमा कहते हैं। इसका अर्थ है थोड़ा ठहरना, ज़्यादा नहीं ठहरना है, थोड़ा सा ठहरना। जैसे वाक्य के बीच में, कोई पूरा वाक्य है उसके बीच में जैसे पर लगा दिया, तो उस पर के पास किंतु के पास लगा दिया, तो यहाँ एक ही प्रकार के शब्द हों या कोई तिथि हो तो उसके आगे हम ये कोमा का चिन्ह लगाते हैं। और इसका चिन्ह इसी प्रकार होगा। ये नीचे हम यहाँ जिस प्रकार कोमा, जैसे हम कोई शब्द लिख रहे हैं पर, जाने पर, तो उसको कोमा नीचे देंगे, तो इसे हम कोमा कहते हैं। और अंग्रेजी में कोमा और हिंदी में अल्प विराम कहते हैं। हम आते हैं दूसरी तरफ। अब दूसरा है अर्ध विराम। हम जो अर्ध विराम पढ़ेंगे ठीक अल्प विराम से थोड़ा ऊपर और पूर्ण विराम से थोड़ा सा कम होता है। सेमी कॉलन अंग्रेजी में इसे करते हैं और इधर अर्ध विराम करते हैं। जब किसी वाक्य को कहने में हल्का सा विराम लेना हो, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा विराम लेना हो, तो उसे हम अर्ध विराम कहते हैं। अब देखो कोई एक वाक्य हम लेते हैं, अब क्या करूं, वह रूठ कर चला गया। अब क्या करूं, वह रूठ कर चला गया, ये वाक्य यहाँ पूरा होता है। तो अब यह क्या करूं, तो इसका आप देख रहे हैं चिन्ह यहाँ पर एक बिंदा देते हैं और कोमा देते हैं, एक बिंदा और कोमा देते हैं, तो वहाँ पर वो हो जाता है अर्ध विराम। ये आप देख रहे हो कहाँ पर इसका प्रयोग हो रहा है। लेकिन यह समझ में, अगर आपको प्रश्न में दे दिया कि ये बिंदा और इधर कोमा, तो आपको इसको तुरंत बता देना है कि ये अर्ध विराम है, यह समझ लेना है। अब एक और उदाहरण लें। नदी के किनारे टहल रहा था, एक कोई हम अपने बारे में बता रहे हैं, किसी के बारे में विवरण कर रहे हैं। नदी के किनारे टहल रहा था, मंद मंद हवा चल रही थी। तो मंद मंद हवा चल रही थी। अब ये वाक्य पूरा कर रहे हैं और यहाँ पर हमारा अर्ध विराम आ रहा था, नदी के किनारे टहल रहा था, तो यहाँ पर उसी को हम लोग कहते हैं अर्ध विराम। समझ लिए। अब आगे बढ़ते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के वाक्य, अगर व्याकरण की किताब आपके पास हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें इसके संबंध में, कि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह का वाक्य बनाकर, या इस चिन्ह को, इतना जो चिन्ह दिया गया है उस चिन्ह को एकदम मन मस्तिष्क में बिठा लें, यह क्या है। अब एक आता है उसके बाद पूर्ण विराम। ये तो एकदम वाक्य जब पूरा हो रहा है तो वहाँ पूर्ण विराम देते हैं। पूर्ण विराम का अर्थ है पूरा ठहरना, पूरी तरह से ठहरना। अब यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पूर्ण विराम है। पूर्ण विराम का अर्थ है पूरा ठहरना, ठहरना से संबंध है। अब एक वाक्य बनाते हैं, वह पढ़ रहा है, तो पढ़ रहा है तो एकदम सीधा है, पूर्ण विराम, रुक गया। वह पढ़ रहा है, वह लिख रहा है, वह दौड़ रहा है, वह सो रहा है, वह जा रहा है। इसमें कोई यहाँ पर आपको नहीं समझ में आएगा, ऐसी बात नहीं है, पूर्णतः समझ में आएगा पूर्ण विराम। अब यहाँ पर देखिए इसका चिन्ह, मैंने बताया कि इसका चिन्ह है, आप वाक्य के अंत में एक इस तरह का खींचेंगे, वह हो जाएगा, अंग्रेजी में फुल स्टॉप से बोलते हैं और हिंदी में पूर्ण विराम। अब है उपविराम भी आता है, उपविराम भी आता है। मैंने कोशिश किया है सारे विराम चिन्हों को यहाँ पर समझाने का। वैसे आप शॉर्ट में बहुत छोटा समझ सकते थे, लेकिन मैंने पूरे जितने भी विराम चिन्ह हैं कोशिश किया है कि उसे इसी में समा सकूं। अब जैसे उपविराम है और अंग्रेजी में इसे कोलन कहते हैं।
अब जैसे ये दो बिंदा, जैसे आप विसर्ग का कहते हो, लेकिन वो विसर्ग नहीं, ये वाक्य के बीच में किसी हम शीर्षक लिख रहे हैं, हम किसी पुस्तक का शीर्षक लिख रहे हैं या निबंध का शीर्षक लिख रहे हैं, तो उस शीर्षक को लिखने के क्रम में जिस विषय पर हम शीर्षक लिखेंगे, वहाँ पर जैसे हम एक उदाहरण दिए हैं, जैसे विज्ञान का हम लिख रहे हैं, विज्ञान, तो यहाँ पर हम उसके आगे चिन्ह लगा दें कोलन का। अब क्या है विज्ञान, तो वरदान या अभिशाप, यह एक मेरा एक शीर्षक बन गया। तो उसको लिखने में इसका उपयोग उपविराम का किया जाता है। पुस्तक का नाम भी लिखना है, कोई पुस्तक का नाम है तो उसके नाम के लिख के आप इस तरह का कोलन का प्रयोग कर सकते हैं, उपविराम का। अब आते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर में आते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। ये आप देख रहे हो, किसी से सवाल करते हैं, सवाल तरह की बात होती है या संदेह होता है, शक होता है, इस चिन्ह का उपयोग प्रश्न पूछने में होता है, या जिज्ञासा होती है, प्रश्न की तरह का ही संदेह होता है। तो इस तरह का एक उदाहरण मैं दूं, क्या आप पढ़ते हैं, क्या आप सोते हैं, क्या वह वहाँ गया होगा। तो इस तरह का आप क्या पढ़ते हैं या आप कैसे पढ़ते हैं, तो इस तरह के वाक्य के अंत में यह प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है और उसके नीचे एक बिंदा डालते हैं, और ये कहलाता है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, इस तरह के चिन्ह को हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। ये आप, हमको लगता है कि आसानी से समझ रहे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। एक 6 में विस्मयादि बोधक, ये जो है आप देखते हो कि आश्चर्य हो जाना, ईश्वर का नाम लेना, तो इस तरह के चीज जहाँ पे होंगे वहाँ पर विस्मयादि बोधक का चिन्ह होगा। हुर्रे, हम मैच जीत गए, तो इस तरह का प्रयोग वहाँ पर विस्मयादि, आश्चर्यचकित कर देता हो। इसका उपयोग देवी देवता के संबोधन में होता है, संबोध करते हैं, संबोधन करते हैं, तो उसमें भी जैसे बोलते हैं हे राम, तो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि राम से हम अपनी याचना कर रहे हैं, हे राम राम, हे ईश्वर। तो इस तरह के वाक्यों में हम लोग उपयोग करते हैं विस्मयादिबोधक चिन्हों का। तो उसी तरह जब हर्ष हो, खुशी हो जाता है, विषाद हो, गम होता है, करुणा है, वैसे वाक्यों में हमेशा विस्मयादिबोधक शब्द का प्रयोग। वाह, अच्छा किया, कोई जीत रहा है, अब वह वह मर गया, तो इस तरह के वाक्यों में हम लोग विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं संयोजक चिन्ह, जिसे हम अंग्रेजी में हाइफन भी कहते हैं। संयोजक, जोड़ने वाला चिन्ह, योजक चिन्ह। तो वैसे चिन्ह हम दो शब्दों के बीच में, दो वाक्यों के बीच में उपयोग करते हैं। जब दो शब्दों को जोड़ना हो तो इसका उपयोग किया जाता है योजक चिन्ह, संयोजक चिन्ह का। तो अब जो है, जैसे पढ़ी पढ़ी, दो एक ही अलग अलग पोथी पढ़ी पढ़ी, तो पढ़ी पढ़ी के बीच में हम लोग क्या करते हैं, ये ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा पढ़ी पढ़ी, और उसी तरह छोटा सा अलग अलग। तो इस तरह के शब्दों के बीच में, वाक्यों के बीच में जो प्रयोग होता है उसे हम हाइफन कहते हैं, और उसका चिन्ह इस तरह का जो यहाँ पर दिया गया है, अंदर में एक छोटा सा ये डैश जिस तरह का नज़र आ रहा है, हम स्पष्ट करें तो ये आपका हो गया संयोजक। अब उसी तरह का निर्देश चिन्ह है। निर्देश चिन्ह है मतलब निर्देश कर रहे हैं हम। अब जैसे निर्देश कहाँ कहाँ उपयोग होता है, इसका उपयोग किसी बात को बल देने के लिए होता है। किसी बात को किसने कहा है, तो बल दे रहे हैं। नेहरू ने कहा, क्या कहा, तो वहाँ निर्देश चिन्ह किया। क्या कहा, आराम हराम है। किसने कहा, तो नेहरू जी ने कहा, तो उसके बीच में जो है हम लोग निर्देश चिन्ह कर दिया। किसने कहा, तो वहाँ पर हम लोग उपयोग करते हैं निर्देश का। उसी प्रकार कभी कभी नाटक का संवाद होता है, निर्देश में एक डायलॉग खत्म हुआ, दूसरा एक्टर अब डायलॉग बोलेगा। तो जैसे डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, तुम्हें क्या हुआ है, तो मरीज बोल रहा है, मुझे मेरे पेट में दर्द है। तो यहाँ जो डॉक्टर साहब हैं वहाँ निर्देश दे रहे हैं डॉक्टर साहब के सामने। उसके बाद मरीज जो जवाब देगा
उस मरीज के सामने भी निर्देश देते हैं। तो इस तरह के जहाँ पर प्रयोग होंगे वहाँ पर निर्देश का चिन्ह प्रयोग होगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मुझे सारे विराम चिन्हों को समझाना है, इसलिए मैं ज़्यादा समय हर चीज़ पर नहीं दे रहा हूँ। उससे आप पॉज करके और व्याकरण की किताबों से ज़्यादा उदाहरण बनाने का प्रयास करेंगे इस तरह से, और उस चिन्ह को बार बार देखने का प्रयास करेंगे, तब आपके मन मस्तिष्क में बैठेगा और कहीं फिर परेशानी नहीं होगी। हर परीक्षा में आप बेबाक होकर इसका जवाब दे सकते हैं। अब आता है लाघव चिन्ह कहते हैं। हिंदी में तो बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिसे आपको अंग्रेजी के माध्यम से भी समझना पड़ता है। लाघव चिन्ह मार्क ऑफ ऑब्जर्वेशन, एब्रिविएशन है यहाँ पर, एब्रिविएशन, मार्क ऑफ एब्रिविएशन। जब किसी शब्द को पूरा ना लिखकर संक्षेप में लिखते हैं तब उस चिन्ह का उपयोग होता है। किसका? तो लाघव चिन्ह का। जैसे नहीं, लाघव चिन्ह को शून्य दे देते हैं, 0, जैसे डॉक्टर लिखते हैं ना, उसके भी बगल में दे देते हैं। तो अब हम बोलते हैं राम कुमार प्रसाद। राम कुमार प्रसाद को हमको शॉर्ट में लिखना है, हमको ज़्यादा जगह नहीं है, तो क्या करते हैं, तो राम को राम लिख दिए, कुमार देकर वहाँ एक सुन्ना टाइप का दे दिया, उसके बाद फिर प्र दे के सुन्ना दे दिए। अर्थात ये जो लाघव चिन्ह है वह छोटा सा शून्य टाइप का वहाँ पर देना है, और वह हो जाएगा शॉर्ट में, जिसे हम लाघव चिन्ह कहेंगे। उपयोग बार बार होता हो सकता है इस तरह का चिन्ह देके आपसे सवाल करे। अब राम कुमार प्रसाद, तो राम कुमार को प्रसाद को शॉर्ट में लिखना है, तो शॉर्ट में लिखने के लिए उस कुमार में लाघव चिन्ह, प्रसाद में भी लाघव चिन्ह, प्र दे के लाघव चिन्ह लगाते हैं, और इस तरह का जहाँ प्रयोग होगा वह लाघव चिन्ह कहलाएगा। इस बात को हर हाल में समझ लें। आगे बढ़ते हैं, त्रुटि चिन्ह। ये भी बहुत मायने रखता है। किसी बात को लिखने के क्रम में कोई शब्द बीच में छूट गया, कोई शब्द आपका बीच में छूट गया लिखने के क्रम में, तो आप क्या करोगे, तो बाद में क्या करते हैं आप, जब हम एक बार पढ़ते हैं और पता चलता है कि नहीं यहाँ क्या छूटा है भाई, तो एक उदाहरण देते हैं, मैं दूध रोटी पसंद करता हूँ। तो कोई बोला कि नहीं यहाँ तो छूट गया, कैसे, क्या करता हूँ, काहे पसंद करता हूँ, तो यहाँ खाना पसंद करता हूँ छूटा है। तो इस तरह का चिन्ह देके आप ऊपर में लिख सकते हो, तो वो पता चल जाएगा कि वहाँ कुछ त्रुटि थी इसलिए उसको सुधारा गया, या कोई गलती है तो उसको काट के उससे आप वहाँ पर इस तरह का सीन जो है आप त्रुटि चिन्ह, मार्क ऑफ ओमिशन यहाँ पर दे सकते हैं जिस प्रकार दिया गया है। अर्थात ये चिन्ह जो है निर्देश करता है कि आपकी त्रुटि है, आपने त्रुटि को वहाँ निर्देश किया है, बताया है। तो अंतिम हम लोग अब है इसमें आते हैं उद्धरण चिन्ह की ओर। उद्धरण चिन्ह भी बहुत मायने रखता है। अब किसी चीज़ का उदाहरण हम लोग उद्धरण देते हैं, किसी महान पुरुष का, किसी महान लेखक के बारे ने क्या कहा है, तो वह उसमें भी दो तरह का हम लिखते हैं। ऊपर में इस तरह का हम लोग इन्वर्टेड कोमा कहते हैं। इन्वर्टेड कोमा अंग्रेजी में कहते हैं, ज़्यादातर उपयोग हम लोग करते हैं इन्वर्टेड कोमा के रूप में। तो इन्वर्टेड कोमा एक सिंगल इन्वर्टेड कोमा भी होता है और डबल इन्वर्टेड कोमा भी होता है, जिसे इकहरा और दोकहरा इन्वर्टेड कोमा या उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं। इकहरा उद्धरण चिन्ह और दोकहरा, ये कहाँ होगा, तो जैसे होता है कि पुस्तक समाचार पत्र का उपनाम देने में, जैसे किशोर भारती हम लिखते हैं, तो किशोर कौन प्रकाशन, तो फलनाम प्रकाशन, तो उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखते हैं। उसी प्रकार तो सिंगल इन्वर्टेड कोमा समझ लें कि इन्वर्टेड कोमा किस तरह का होता है, तो आप समझ जाएंगे कि यही इन्वर्टेड कोमा है, ये चाहे इकहरा हो या दोकहरा हो। लेकिन समझने के लिए मैंने उदाहरण भी दिया है। अब किशोर भारती लिखेंगे तो यहाँ डबल इन्वर्टेड कोमा नहीं देंगे दोहरा, बल्कि सिंगल से ही काम चलेगा। अब जैसे कोई लिखते हैं अवतरण, अवतरण मैंने कहा उद्धरण और अवतरण दो तरह का है।
तो किसी लेखक ने क्या कहा था, तो क्या कहा था, जीवन विश्व की संपत्ति है। किसने कहा था, तो जीवन विश्व की संपत्ति है। तो इसको डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखे हैं। और यहाँ पर मैंने क्या कहा था, एक चिन्ह यहाँ पर जो बड़ा दर्शाया उसे, उस चिन्ह को क्या कहते हैं, निर्देश चिन्ह को। और निर्देश चिन्ह देते हुए मैंने कहा कि इसने किसने कहा, तो जयशंकर प्रसाद ने कहा। तो यह चिन्ह जो डबल है वह भी उद्धरण चिन्ह ही है। अब कोई महत्वपूर्ण कथन महात्मा गांधी या किसी ने कहा तो उसको भी डबल उद्धरण में देंगे। तो कैसे हैं, जैसे सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो, महात्मा गांधी ने कहा, झूठ मत बोलो, सत्य अहिंसा के रास्ते पर चलो। इस तरह की बातों को जब लिखेंगे उद्धरण देंगे, उदाहरण देंगे, उद्धरण देंगे, अवतरण देंगे किसी कविता का, तो वहाँ हम लोग उद्धरण चिन्ह का, इन्वर्टेड कोमा का उपयोग करेंगे। हमने आज सीखा इस क्लास में जो भी ध्वनि वर्ण विचार के अंतर्गत अल्प प्राण और महाप्राण रह गया था, घोष और अघोष भी बचा था, उसको भी पूरा किया। और विराम चिन्ह को मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। उम्मीद है आप अच्छी तरह से समझे होंगे और इसे आप बार बार रिपीट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें और दूसरों को भी इस बात के लिए प्रेरित करें ताकि व्याकरण को आसानी से समझ सकें। दूसरों को भी समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।